भले ही वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपकी क्रिएटिव राइटिंग उभर के आ जाएगी। और दैट इज वन मोर वे टू इम्प्रूव योर क्रिएटिव राइटिंग। तो मेक श्योर कि हर एक सेक्शन में भी अगर आपने 3 से 5 मिनट भी बचा लिए तो आपके पास 9 से लेके 15 मिनट तक होंगे लास्ट में प्रूफ रीड करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं प्राइमरीली आजकल, मतलब पोएट्री में से कुछ लाइंस को छांट दिया और उसके बाद बोला कि इस पे टिप्पणी कीजिए कि कवि कहना क्या चाहते हैं। अगर चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाए, वी टॉक अबाउट स्ट्रेस लेवल्स, तो प्लीज पुट योर पेन डाउन एंड ब्रीथ। अब बचे कुछ ही घंटे हमारे 12वीं के बोर्ड्स के लिए, तो किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 हम लेकर आए, ये वीडियो उसके बारे में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअली फिक्शन की बात है। चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं, बिकॉज इतने कम समय में 100 आउट ऑफ 100 लाना इज नियर टू इम्पॉसिबल। और ऐसे फेक चौचले में आपको बेचने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। लेट अस बी कंसर्न विद द रियलिटी ऑफ द टाइम, एंड फॉर दैट ऐसे कुछ लास्ट मिनट टिप्स, द मिडास टच इसको बोल सकते हैं, जो कि शायद इन कुछ घंटों में आप यूज कर पाएंगे, सो दैट यू कैन हैव द मैक्सिमम इंपैक्ट व्हेन यू राइट डाउन योर आंसर्स फॉर योर इंग्लिश का सीबीएसई का लिटरेचर और लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर। नाउ सबसे पहली चीज, रीडिंग सेक्शन से बात करना शुरू करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट, द पैसेज लेटर, मतलब पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को आप खंगाल दीजिए, देख लीजिए। और ये सारा काम बताऊं आप कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब वो 15 मिनट पहले के मिलते हैं ना। तो जस्ट लुक एट ऑल द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स। तब उसके बाद पैसेज पे जाइए और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करिए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि तेरा जो भी आंसर होगा ना वो एकदम इंपैक्टफुल आंसर होगा। तो ये वाला एक ट्रिक आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हमने कीवर्ड्स वगैरह को हाईलाइट कर लिया है, और हाईलाइट करने के लिए याद रखिएगा, कई बार ऐसा बोला जाता है कि अपने क्वेश्चन पेपर पे कोई मार्किंग नहीं कर सकते हैं, फिर भी छोटे छोटे बिंदु बिंदु लगा के हाईलाइट करिएगा टू मेक श्योर कि वो चीज जब आप फिर से पैसेज पढ़े, जब आपको आंसर्स लिखने हैं, तब आपकी आंखों में एक बार आ जाए। स्पीड रीडिंग वगैरह अभी 2 दिनों में नहीं सीख सकते, तो ये एक तरीका है सो दैट यू कैन रीड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर बात करते हैं एमसीक्यूज की। कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दोस कीवर्ड्स कई एमसीक्यूज को हम आंसर कर सकते हैं, जो कि स्पेशली फैक्ट फोकस्ड होते हैं। पर एक और टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, कौन से? सिनोनिम और एंटोनिम वाले। उसमें क्या करना है, जो भी 4 ऑप्शंस हैं, हमको यूजुअली बताया जाता है कि कौन से पैराग्राफ से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या ये वर्ड का है। अगर वो हो गया तो हमें क्या करना है, उसी पैराग्राफ पे ध्यान देना है, और कोई भी वर्ड जो हमें मिल रहा है जिसको रिप्लेस करके हमें उसका सिनोनिम ढूंढना है। सिनोनिम की केस की बात कर रहा हूं, तो वहां पे चारों ऑप्शंस को लगाइए, और जिस ऑप्शन के साथ मीनिंग इंटैक्ट रहता है वही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कि ये जानना जरूरी है कि कई बार हमें सही आंसर नहीं पता एमसीक्यू में, कोई बात नहीं, पर हम 3 गलत आंसर्स को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तब हमें सही आंसर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। सिलेक्शन इज एज इंपॉर्टेंट एज रिजेक्शन ऑफ द रॉन्ग आंसर्स। अब आखिरी में मैंने ये लिखा है द पेन। ये बहुत जरूरी है कि जब तुम रीडिंग पैसेज को रीड कर रहे हो, और ये रीडिंग कब कर सकते हो? 15 मिनट के अंदर, जब तुम एक पूरा पेपर देख चुके हो और उसके बाद डिसाइड कर चुके हो कि यार मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनमें से कौन सा करूंगा। ये सारे डिसीजंस लेने के बाद, जो कि 5-10 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए, स्टिल यू विल हैव इनफ टाइम टू रीड एटलीस्ट 1 पैसेज। तब ये जब रीडिंग कर रहे होगे ना, मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड, तो ताकि तुम पॉइंट आउट कर सको कि कहां पे पढ़ रहे हो। मैं बता दूं इसका क्या रीजन है। इसका ये रीजन है कि कई बार स्ट्रेस के चलते हम लोग भूल जाता है कि हम कौन से लाइन पे थे, एंड वी स्टार्ट टू रीड कोई गलत लाइन। ये आपके साथ ना हो, इसलिए प्लीज कीप अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड, एंड उसके बाद यू जस्ट स्कैन योर आईज एंड द वर्ड्स दैट योर आईज आर अपॉन। ये हो गया रीडिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन, आपको पता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट्स आर एवरीथिंग। हमने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना चुका है, राइटिंग सेक्शन के ऊपर। रीडिंग सेक्शन के ऊपर भी पूरा वीडियो बना चुका है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। तो फॉर्मेट्स का खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्मेट के अलग ही मार्क्स होते हैं। फिर बात करते हैं अंदर के मसाला की। तो मतलब समोसा बना दिया, पर अंदर मसाला क्या डालें? अब मसाले की अगर बात की जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम फ्लो ऑफ थॉट्स पे ध्यान दें, क्योंकि फ्लो ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के बाद बी आएगा, डी को ए के पहले नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है यू हैव टू मेक सेंस ऑफ द टेक्स्ट यू आर राइटिंग, क्योंकि अगर फ्लो ऑफ थॉट नहीं रहा ना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ कंटेंट एंड फाइनली कंक्लूजन, हर पीस ऑफ लिटरेचर में ये 3 पार्ट्स होते ही होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि फ्लो ऑफ थॉट है, योर टेक्स्ट मेक्स सेंस। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग में, क्योंकि जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें
कि आपको क्रिएटिव राइटिंग के भी मार्क्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का है ना ये वाला एग्जाम। तो वोकैबुलरी जिसकी अच्छी है बधाई हो, इन कुछ घंटों में वोकैबुलरी बढ़ेगी नहीं, ये याद रखिए। तो प्लीज फोकट में वोकैबुलरी मत करिए। एक जो चीज आपको ऑलरेडी आती है, क्या? टेंसेस, उसका प्रयोग करिए। देखिए, हम यूजुअली जो सेंटेंसेस लिखते हैं वो सिंपल टेंस में लिखते हैं या कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, पर एक और तरीका है क्रिएटिविटी को बरकरार रखने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग, हम किसी भी सेंटेंस को अगर परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख दें, सिंपल या कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस को परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख दें, भले ही वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपकी क्रिएटिव राइटिंग उभर के आ जाएगी। और दैट इज वन मोर वे टू इंप्रूव योर क्रिएटिव राइटिंग। अब वोकैबुलरी तो बढ़ेगी नहीं इन घंटों में, तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए टेंसेस पे ध्यान दे सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, क्योंकि उसको ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ग्रामर इज एवरीथिंग। ग्रामर इसका पूरा फाउंडेशन है कोई भी लैंग्वेज का। द सेम इज द केस विद दिस लैंग्वेज एज वेल। और ग्रामर के अलग मार्क्स होते हैं। तो ग्रामेटिकली सही सेंटेंस लिखें या फिर वोकैबुलरी हेवी गलत सेंटेंस लिखें, the option is very easy, of course। grammatically सही सेंटेंस लिखें and make sure छोटे blunt sentences नहीं लिखें। आप एक अच्छा कंप्लीट फुल फ्लेजेड सेंटेंस लिखें जो कि एक दो लाइन के अंदर जा रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, चलेगा। तो लंबा सेंटेंस लिखोगे तो बेटर है। व्हाई? बिकॉज वहां पे आपको परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस को एकोमोडेट करने का मौका मिल जाएगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि एक बार हमने लिख लिया तो हम उसे एक बार फिर से पढ़ें। क्यों? क्योंकि कई बार जब हम चीजें लिखते रहते हैं ना, तो हमें लगता है हम सही लिख रहे हैं, पर THE द की जगह TEH कई बार लिख देते हैं। होता है ना ऐसा, पर हमारी आंखें वही पढ़ रही है कि द लिखा हुआ है। अब ये प्रूफ रीडिंग करना क्यों आवश्यक है? ये राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने वहां पे लंबे आंसर्स लिखे हैं और वहां पे गलतियां हो जाना बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही नॉर्मल चीज है। इसलिए मेक श्योर कि पूरा एग्जाम खत्म होने के बाद ना आपके हाथ में 8 से 10 मिनट बचे, जो कि हो सकता है। कायदे से देखें तो 180 मिनट हमारे पास है, वो 15 मिनट हटाने के बाद तो 60 मिनट तीनों सेक्शंस को देना है। 60 मिनट नहीं लगते सारे सेक्शंस को करने के लिए, ठीक है। लिटरेचर में बहुत ज्यादा समय लगता है कई बार, लिटरेचर की बात थोड़ी देर में करेंगे। तो मेक श्योर कि हर एक सेक्शन में भी अगर आपने 3 से 5 मिनट भी बचा लिए तो आपके पास 9 से लेके 15 मिनट तक होंगे लास्ट में प्रूफ रीड करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बताऊं क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे ना, जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा थोड़ा सा, तब तुम पेपर देख के जब डिस्कस करोगे ना, कि बहुत खराब हैबिट होती है कि पेपर निकलने के बाद डिस्कस करना, तो तब ये नहीं होगा कि अरे ये वाला आंसर तो ये लिख दिया, अरे मैंने तो एंड और में से दोनों कर दी, मैंने तो दूसरा क्वेश्चन देखा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रूफ रीडिंग विल मेक श्योर कि जितनी तुमने मेहनत करी है उसका तुम्हें फल मिले, उसके तुम्हें मार्क्स मिले। और आखिरी में ग्रामर क्यों? क्योंकि ग्रामर ही सब कुछ है। मानिए मेरी बात, डोंट गेट फैंसी विथ योर राइटिंग, मेक श्योर दैट इट इज टेक्निकली करेक्ट। और टेक्निकल जब बोल रहा हूं तो ग्रामर की बात कर रहा हूं। लिटरेचर लैंग्वेज हर जगह इसलिए लिखा है क्योंकि लिटरेचर पोर्शन है कहानियां और पोएम्स वगैरह का, लैंग्वेज इज द रेस्ट ऑफ द थिंग, और इसलिए लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर। अब बात करते हैं लिटरेचर की। अब समय है सिर्फ मेजर चैप्टर्स का। हमारे रैंक प्लस के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमने रीडिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है, राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है, और सरप्राइज हमने लिटरेचर को भी कंप्लीट कर दिया है। 12वीं के प्यारे बच्चों, वेस्टास कंप्लीट हो गई है 1 शॉट में, फ्लेमिंगो कंप्लीट हो गई 1 शॉट में, और आज एक और शाम में लाइव होने वाला है जो कि हमारी पोएट्री और ग्रामर और राइटिंग और रीडिंग सेक्शन के बारे में एक और बार, जहां पे हम फिर डिस्कस करेंगे सारे डिस्कशंस। वी आर गोइंग टू रैप इट अप नाइस एंड टाइडी। तो मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ अब मेजर चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें। मेजर चैप्टर्स कौन से क्या हो गए? पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंडिगो, द थर्ड लेवल, इस टाइप के चैप्टर्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। पोएट्री तो पोएट्री है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरीली आजकल। मतलब पोएट्री में से कुछ लाइंस को छांट दिया और उसके बाद बोला कि इस पे टिप्पणी कीजिए कि कवि कहना क्या चाहते हैं। तो कवि जो भी कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए, बट मेक श्योर कि पोएट्री की जब हम बात करें तो जो लाइंस दी है ना, सिर्फ उन्हीं लाइंस पे फोकस करिए, उन्हीं के अंदर सब कुछ है। और 4-5 लाइंस होती है, बट पोएट्री में एक अलग अंतर है। अनलाइक प्रोज जो कि ऑब्वियस है और इन योर फेस है, प्राइमरीली poetry is all about reading between the lines. Reading between the lines मतलब it is laden with meaning, और यहाँ पे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी पूरी तरीके से चेक हो रही है कि तुम्हें क्या समझ में आया इन लाइंस से। तो प्लीज मेक श्योर कि पोएट्री को आप अच्छे से खंगाल लें एक बार पूरी तरीके से, इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह समझ लें। और पोएट्री की केस में पोएट का नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। राइमिंग स्कीम वगैरह तो आप निकाल लोगे वहीं बैठे बैठे, तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। भले ही प्रोज के केस में ऑथर का नाम याद ना हो, पोएट्री के केस में पोएट का नाम याद जरूर कर लेना। नाउ
नो रेडीमेड आंसर्स। ये समय नहीं है कि हम रेडीमेड आंसर्स को रट्टाफिकेशन करें। द रीजन इज वेरी सिंपल। सीबीएसई बोला ना यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्या मतलब है? हम सब एजुकेटर्स बोल रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लिटरेचर पढ़ने के बाद तुम्हारी बुद्धि किस तरीके से चल रही है, ये जानने की इच्छा है सीबीएसई की। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना कि एग्जामिनेशन पेपर को जो चेक करने वाला है वो किस माइंडसेट से बैठ के पेपर तुम्हारा चेक करेगा, तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो रेडीमेड आंसर यहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला सीन है। इसीलिए राइटिंग सेक्शन के जितने भी स्किल्स की बात करिए वो हमारे लिटरेचर सेक्शन में भी काम आएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक या दो लिटरेरी डिवाइसेस, तो पोएट्री की बात कर रहे हैं तो एक या दो लिटरेरी डिवाइसेस आइडेंटिफाई करके लिख दें, कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे रेडीमेड आंसर्स तो ना प्रोज के लिए चलेंगे ना पोएट्री के लिए चलेंगे, तो नो रेडीमेड आंसर्स। मेक श्योर कि तुम्हारे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्टॉइड्स है हर एक चैप्टर से। अब तुम्हें पता होगा कि कौन सा चैप्टर फैक्ट हैवी है, हिस्टोरिकली ड्रिवन है, फिक्शन है या फिर नॉन फिक्शन है, ये सब तुम्हें पता है अब ऑलरेडी। अब तुम्हें डिसाइड करना है इंटेलिजेंटली कि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं जो कि मुझे रिटेन करने चाहिए, क्योंकि रेडीमेड आंसर बहुत सारा होता है हैवी। मेमोरी की कैपेसिटी होती है यार, इतना टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट, वर्ड लिमिट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक हम पेपर लिख रहे हैं और बस मैडम एक मिनट पेपर फाड़ के कोई सामने से ले गया छीन के। ऐसा जुझारू नहीं होना है, नहीं तो ना प्रूफ रीडिंग का समय बचेगा और ना ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट किया, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, अपनी तरफ से बेस्ट करना। ठीक है, तो वर्ड लिमिट पे ध्यान दीजिए, राइटिंग सेक्शन में भी और लिटरेचर सेक्शन में भी, क्योंकि वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 की वर्ड लिमिट है तो 96, 98, 99 वर्ड्स लिखे तो चलेगा, पर उससे ज्यादा मत जाना। दो चीजें होंगी, एक तो नेगेटिव मार्किंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज ये होगी आपका वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड आखिरी में समरी क्वेश्चंस। समरी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कौन से आएंगे, हमने हमारी लाइव क्लासेस में डिस्कस किया है। यहाँ पे ये याद रखना है कि जब समरी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो हर चैप्टर की थीम हमें पता होनी चाहिए। तो मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं आपसे कि अपने शब्दों में ही सही, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही थीम अपने शब्दों में एक एक बार लिख लीजिए, सिंगल सेंटेंसेस में काफी काम हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज, कैरेक्टर स्केचेस एक बार कर लेना, मेरे साथ करो या किसी के साथ करो, पर कर लेना। ये भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि कई बार दो अलग चैप्टर्स के दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है। नाउ ये तो होगी जनरल कार्यक्रम। अब दो चीजें और, एग्जामिनेशन जो आपका ये है, ये सिर्फ आपका इससे रिलेटेड नहीं है, आपकी स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। तो प्लीज मेक श्योर कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप चले जाएं तो ये पता कर लें कि घड़ी कहां पर है, ताकि टाइम मैनेज कर पाए। दूसरी चीज, पानी अगर अपने साथ नहीं रख सकते तो कभी कभी भैया दीदी आते हैं पानी देने के लिए, तो मेक श्योर दैट यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि उस टाइम जो एंजाइटी और स्ट्रेस आएगा ना, उससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है भाई, कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड मेकिंग श्योर कि टाइम का आप ध्यान रख रहे हैं। एंड एक और चीज, अगर चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाए, वी टॉक अबाउट स्ट्रेस लेवल्स, तो प्लीज पुट योर पेन डाउन एंड ब्रीथ। 30 सेकंड अच्छे से बैठ के आंख बंद करके तुम थोड़ी सी सांस ले लोगे तो किसी का भला नहीं होगा। वो 30 सेकंड विल पे डिविडेंड्स इन द रिमाइंडर ऑफ द टाइम। तो याद रखिए, ये एग्जामिनेशन जो बोर्ड्स का है हमने भी दिया है और निकल जाते हैं, सालों बाद लगता है कि पॉकेट में टेंशन ले रहे थे। ऐसा ही होगा आपके साथ भी, ट्रस्ट मी। व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन देयर, डन दैट। एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आप कॉम्पिटेंसी को ही दर्शाएं और स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान दें। Thank you so much. All the very best. See you in the evening for the final wrap-up session. Bye-bye.